दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए साइंस के 41वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट ए का 41वां सवाल है। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ए में क्या दिया है? उत्तल लेंस। बी में क्या दिया है? अवतल लेंस। सी में क्या दिया है? ए और बी दोनों। डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? दो लिंक लगा दिया है। पहला लिंक है 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए साइंस के 1 से लेकर 41 तक के सवालों का, और दूसरा क्या है? प्लेलिस्ट है 2025 में पूछे गए प्रथम पाली में विज्ञान के सवालों का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि किस तरह से एग्जाम पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। और हाँ, दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आइए 41वां सवाल को बनाते हैं। क्या है दोस्तों? लेंस है। कैसे बनाता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनाता है। तो कौन सा लेंस हो जाएगा? तो लेंस हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 42वां सवाल में, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 5, डी में दिया है 7। तो दोस्तों कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। रंग की संख्या पूछ रहा है तो कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी। 42 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए 43वां सवाल में, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ए में क्या दिया है? नीला। बी में क्या दिया है? लाल। सी में क्या दिया है? बैगनी। डी में क्या दिया है? पीला। हम लोग जानते हैं अगर क्या होगा दोस्तों, अगर ये प्रिज्म है और यहां से जाएगा तो क्या होगा? ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, बढ़ता है ना दोस्तों। यहां क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा लाल रंग और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? बैगनी रंग। टोटल कितना रहता है? टोटल 7 रंग होता है। तो क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है क्या? सबसे कम झुकता है। तो देख रहे हैं ना, ये ना लाल है, ये सबसे कम झुका है, और बैगनी नीचे वाला क्या है? सबसे ज्यादा झुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी। 44वां सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? ए में क्या दिया है? नेत्र लेंस। बी में क्या दिया है? रेटिना। सी में क्या दिया है? परितारिका। डी में क्या दिया है? पक्षमावी पेशियां। तो क्या कह रहा है दोस्तों? हमारे आंख के पुतली को क्या नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र लेंस नियंत्रित नहीं करता है बल्कि परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है। क्या बताना है? कमेंट करके। ये जो हमारा आंख है ना, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आइए 45वां सवाल में क्या कहता है? 45वां सवाल, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ए में दिया है उत्तल लेंस। बी में दिया है बेलनाकार लेंस। सी में दिया है अवतल लेंस। डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दृष्टि दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। और लेंस पूछ रहा है तो कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस से इसका उपचार होता है। मतलब जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया उसको से कैसा चश्मा पहनना चाहिए और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहना चाहिए? तो उस चश्मे में अवतल लेंस लगा रहना चाहिए। तब क्या हो जाएगा? उसकी निकट दृष्टि दोष की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? पहला सवाल कि उत्तल लेंस जो है ना, यह उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने में इस्तेमाल होता है, और बेलनाकार लेंस भी किस दृष्टि दोष को दूर करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए। आइए 46वां सवाल में, निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ए में क्या दिया है? तो ए में दिया है R बराबर V माइनस आई। बी में क्या दिया है? R बराबर V बटा में आई। सी में क्या दिया है? R बराबर V आई। और डी में क्या दिया है? R बराबर 1 बटा में V। तो क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? ओम के नियम से बहुत अच्छे से जानते हैं ना, ओम के नियम। कभी कभी ये क्या है ना, 5 नंबर पूछ देता है, इसलिए इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओम के नियम क्या होता है दोस्तों? R बराबर V बटा में I, और यही से क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR निकलता है। तो क्या होगा? R बराबर V बटा में I। किस ऑप्शन में दिया है? तो दिया है R बराबर V बटा में I, ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है। क्या बताना है? ये जो ओम है ना,
किसका एसआई मात्रक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 41 नहीं है, 41 से लेकर 80 तक का सवाल आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए आप भी समझिए और दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी समझने का मौका दीजिए। तो दोस्तों 47वां सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ए में क्या दिया है, कूलम्ब, बी में क्या दिया है, जूल, सी में क्या दिया है, एम्पियर, डी में क्या दिया है, ओम। तो किसका पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिरोध का क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एसआई मात्रक से 1 या 2 सवाल हर हाल में और प्रत्येक सिटिंग में पूछता है। इसलिए आप कमेंट करके बताइए, ये जो कूलम्ब है ना, यह किसका एसआई मात्रक है, ये जो जूल है ना, यह किसका एसआई मात्रक है, और ये जो एम्पियर है यह किसका एसआई मात्रक है। पूछ किसका रहा है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48वां सवाल में निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ए में क्या दिया है, वाट पर घंटा, बी में क्या दिया है, यूनिट, सी में क्या दिया है, वाट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा का कौन सा मात्रक, व्यापारिक। तो व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारे घर में जो बिजली जलता है ना, वो किस में आता है, यूनिट में बिल आता है। इसलिए वो कौन सा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है, ये जो वाट है ना, ये किसका एसआई मात्रक है, और वाट पर घंटा ये किसका एसआई मात्रक है। आइए कौन सा सवाल में, तो 49वां सवाल में तेल लगा कागज होता है। ए में क्या दिया है, अपारदर्शक, बी में क्या दिया है, पारदर्शक, सी में क्या दिया है, पारभासी, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप पहले समझ लीजिए, कैसे समझना है आप दोस्तों। ये जो अपारदर्शक है ये क्या होता है, अपारदर्शी मतलब आप कुछ भी रखिए, अगर सूरज की किरण या कोई भी प्रकाश उसको आर पार नहीं करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपारदर्शी। जैसे क्या है, जैसे में देख लीजिए, ये क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है। आप सूरज की किरण या कोई भी प्रकाश इस पे डालिए, इसको पार कर सकता है, यह पार नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा अपारदर्शी। लेकिन कांच हो गया, ये क्या हो जाएगा, शीशा हो गया, ये सब क्या करता है, तो ये सब प्रकाश की किरणों को आर पार जाने देता है। और पानी हो गया, ये भी क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जाने देता है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पारदर्शी, आर पार देखिएगा। प्रिज्म हो गया, ये सब क्या है, पारदर्शी है। लेकिन पारभासी, न पूरी तरह से वह रोक पाएगा और न पूर्णतः जाने देगा, थोड़ा सा अंशतः जाने देगा। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, ये सब क्या है, पारभासी है। क्यों है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को आंशिक रूप से अपने से होकर गुजरने देता है, इसलिए क्या है, पारभासी। आप तीनों समझ लीजिए, कभी कभी परिभाषा पूछ देगा 2 नंबर में तो दांत चार दीजिएगा, इसलिए अच्छे से समझिए। क्या समझना है, अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहेंगे, तो अपारदर्शी पदार्थ कैसा होगा, तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को पूर्णतः रोक देता है, अपने से होकर गुजरने नहीं देता है, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश किरणों को गुजरने देता है, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, शीशा हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सब के सब क्या है, पारदर्शी है। अपारदर्शी में क्या हो गया, आप ये देख रहे हैं, मार्कर हो गया, कॉपी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब के सब क्या है, अपारदर्शी है। पारभासी क्या होगा, तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर अंशतः गुजरने देती है, वो क्या होगा, पारभासी हो जाएगा। जैसे तेल लगा कागज क्या हो जाएगा, घिसा हुआ पत्थर, घिसा हुआ कांच, ये सब का सब क्या है, पारभासी है। तो हमारा क्या पूछ रहा है सवाल में, पूछ रहा है तेल लगा कागज, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पारभासी, ऑप्शन नंबर सी। 49 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 50वां सवाल में, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। ए में दिया है अभिसृत प्रकाश पुंज, बी में दिया है समानांतर प्रकाश पुंज, सी में दिया है अपसृत प्रकाश पुंज, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज तो क्या होता है, समानांतर होता है। तो क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 51वां सवाल में, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। ए में क्या दिया है, उल्टा एवं आवर्धित, बी में क्या दिया है, सीधा एवं छोटा, सी में क्या दिया है, सीधा एवं आवर्धित, डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है
उत्तल दर्पण। आपको बताना है जो उत्तल दर्पण है ना, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये 1 नंबर में पूछता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उत्तल दर्पण क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और वो कैसा होता है, तो सीधा होता है एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी। आइए 52वां सवाल में, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है। ए में दिया है IV माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बी में दिया है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। सी में दिया है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। और डी में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या से पूछ रहा है दोस्तों, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v। क्या होता है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप मेरे साथ बोलिए कौन सा होता है दर्पण सूत्र, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आप कमेंट कर बताइए ये जो v है ना, यह v क्या है, ये जो u है ना, यह कौन सा दूरी है, और ये जो f है ना, यह कौन सा दूरी है, कमेंट करके हमें बताइए। क्या हो जाएगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या, तो दोस्तों 53वां सवाल है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। ए में क्या दिया है, उल्टा। बी में क्या दिया है, सीधा। सी में क्या दिया है, ए और बी दोनों। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कैसा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पूछ रहा है आभासी प्रतिबिंब, तो जब भी आभासी प्रतिबिंब हो ना दोस्तों, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। 53 का ऑप्शन नंबर बी। आइए 54वां सवाल में, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया है समतल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो किस दर्पण की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। तो धनात्मक किसका होता है, आप याद रखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। 54 का ऑप्शन नंबर ए। आइए 55वां सवाल में, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। ए में क्या दिया है, -8 सेमी। बी में क्या दिया है, +8 सेमी। सी में क्या दिया है, -16 सेमी। डी में क्या दिया है, 16 सेमी। आप ध्यान दीजिए, क्या है, उत्तल दर्पण है, इसलिए किसका मान निकालना है, तो F बराबर वाट। किसका निकालना है, F का मान निकालना है। दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32। तो यहाँ से क्या दे दिया है दोस्तों, R बराबर दे दिया है +32। तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है R/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +32/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, +16 सेंटीमीटर। किस क्वेश्चन में दिया है, तो F का मान क्या हो गया, +16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी में से क्या होता है, धनात्मक होता है। तो किस में दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हो जाएगा, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +16 सेंटीमीटर। आइए किसमें, 56वां सवाल में, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। ए में क्या दिया है, अवतल दर्पण। बी में क्या दिया है, अवतल लेंस। सी में क्या दिया है, उत्तल लेंस। और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है क्या है, आवर्धक शीशा, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है, अवतल दर्पण नहीं होता है, अवतल लेंस नहीं होता है, उत्तल लेंस होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 का सी, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस है। आइए 57वां सवाल में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ए में क्या दिया है, CaO। बी में क्या दिया है, CaCl2। सी में क्या दिया है, CaOCl। डी में क्या दिया है, CaOCl2। तो किसका पूछ रहा है, विरंजक चूर्ण का। आपको कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण होता है ना, उसका रासायनिक नाम क्या है, आपको ये कमेंट करके बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए किसमें, तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि CaO किसका सूत्र है और CaCl2 किसका सूत्र है, इसका नाम लिखिए। आइए 58वां सवाल में, अम्लराज में HCl और NHO3 का अनुपात होता है। ए में दिया है 2:2, बी में दिया है 1:2, सी में दिया है 1:3, डी में दिया है 3:1। कौन सा है,
तो अम्लराज है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यह दोनों का कितना अनुपात होता है? तो याद रखिए कि अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 और अनुपात नाइट्रिक अम्ल कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 59वां सवाल है, PbOH किस प्रकार का लवण है? ए में दिया है सामान्य लवण, बी में दिया है मिश्रित लवण, सी में दिया है अम्लीय लवण और डी में दिया है क्षारीय लवण। तो क्या दिया है दोस्तों? ये जो है ना PbOH यह कैसा लवण है? तो यह एक क्षारीय लवण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर डी। आइए 60वां सवाल में, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। ए में क्या दिया है? 1:3, बी में क्या दिया है? 3:1, सी में क्या दिया है? 1:2, डी में क्या दिया है? 2:1। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो यहाँ इसमें हाइड्रोजन क्या गो है? तो हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन क्या गो है? तो 3 है। तो क्या अनुपात हो जाएगा? 1:3। किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61वां सवाल में देखिए, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ए में क्या दिया है? CaO, बी में क्या दिया है? MgO, सी में क्या दिया है? Na2O, डी में क्या दिया है? SO2। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जो धातु होता है ना, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। और जो अधातु होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, कैल्शियम क्या है? धातु है, इसलिए जो इसका ऑक्साइड CaO ये क्या होगा? क्षारीय होगा। मैग्नीशियम धातु है, इसलिए ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। सोडियम धातु है, इसलिए ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। लेकिन सल्फर क्या है? अधातु है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो क्या है? अम्लीय है। तो क्या हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? SO2। आइए 62वां सवाल में, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? ए में क्या दिया है? ए 16 और 8 है, बी में क्या दिया है? 19 और 9 है, सी में क्या दिया है? 24, 12 और सी, डी में क्या दिया है? 12, 6 और डी। मतलब क्या है? यह तत्व बताना है। तो ये क्या है? नीचे जो होता है ये जो दिया है यह परमाणु संख्या है। किसकी संख्या है? परमाणु संख्या। और ऊपर क्या दिया है? ऊपर जो दिया है यह परमाणु द्रव्यमान है। 6 है, तो 6 किसका होता है? तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन का है, इसलिए यह होगा। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। यह क्या है? 12 किसका होता है? तो 12 परमाणु संख्या मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। हम लोग जानते हैं Mg यह संकेत है, यह 12 हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो धातु ने पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह क्या है? मैग्नीशियम 12, 24। आइए कितना? तो 62 क्या हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 63वां सवाल में, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। ए में क्या दिया है? कांसा, बी में क्या दिया है? सोल्डर, सी में क्या दिया है? पीतल, डी में क्या दिया है? अमलगम। तो क्या है? एक धातु है जो पारा है, बताना है कि पारा का परमाणु संख्या कितना होता है। और क्या दिया है? एक अन्य धातु है जो मिश्र धातु बनाते हैं। तो क्या बनेगा? कांसा नहीं होगा, सोल्डर नहीं होगा, पीतल नहीं होगा, क्या होगा? अमलगम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आइए 64वां सवाल में, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? ए में दिया है हीरा, बी में दिया है फ्लोरीन, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है इनमें से सभी। तो किसका अपरूप? कार्बन का अपरूप। तो कार्बन का अपरूप क्या है? हीरा भी है, फ्लोरीन भी है और ग्रेफाइट भी है, तीनों है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 65वां सवाल है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। ए में क्या दिया है? डी ब्लॉक के तत्व, बी में क्या दिया है? पी ब्लॉक के तत्व, सी में क्या दिया है? एस ब्लॉक के तत्व और डी में क्या दिया है? ए ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों 13 से 18 तक क्या है? तत्व क्या कहलाते हैं? तो 13 से 18 तक जो भी होगा ना वो सब क्या होगा? पी ब्लॉक के तत्व होगा, ऑप्शन नंबर बी में। 65 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होगा
वह कितना वर्ग से कितना तक होगा, और एस ब्लॉक के तत्व कितना से कितना होगा, और एफ ब्लॉक में कौन सा तत्व। आइए 66वां सवाल में, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। ए में क्या दिया है, एल्युमिनियम, बी में क्या दिया है, फास्फोरस, सी में क्या दिया है, सोडियम, डी में क्या दिया है, सिलिकॉन। आप समझिए पहले क्या समझना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब 72 कक्षा में ना कितना इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। एल्युमिनियम है ना, इसका कितना होता है परमाणु संख्या 13 होता है, तो कितना होगा, 2 होगा, 8 होगा और 3 होगा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आइए फास्फोरस कितना होता है, 15, तो क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका होगा 2 होगा, 8 होगा और बाहरी कक्षा में कितना होगा, 5 होगा। फिर क्या है दोस्तों, सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या होगा, 1 होगा। डी में देखिए सिलिकॉन, यह कितना है, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 14 है, तो 2 होगा, 8 होगा और कितना है, 4 होगा। तो देखिए बाहरी कक्षा में तो क्या है, सिलिकॉन में 4 है, फिर सोडियम में बाहरी कक्षा में 1 है, फास्फोरस में 5 है, एल्युमिनियम में 3 है। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, तो फास्फोरस का सबसे अधिक क्या है, 5 है बाहरी कक्षा में। इसलिए यहां पूछ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक तो किसमें है, तो फास्फोरस में है। तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब तक आपको परमाणु संख्या नहीं याद होगा और परमाणु संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आएगा, तब तक इस तरह का सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आप अच्छे से इन वीडियो को भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिया है 1 से 40 तक के दूसरी पाली में पूछे गए विज्ञान के सवाल का, और दूसरा है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए विज्ञान के प्लेलिस्ट का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को देखिए और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए आगे बनाते हैं, कौन सा 67वां सवाल, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ए में क्या दिया है, सौर ऊर्जा, बी में क्या दिया है, जल वैद्युत ऊर्जा, सी में क्या दिया है, पवन ऊर्जा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होता है, तो सौर ऊर्जा। यह भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता है। फिर क्या है, जल वैद्युत ऊर्जा, यह भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए प्रदूषण मुक्त नहीं होता। ये क्या है, तो पवन ऊर्जा, यह भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इससे भी प्रदूषण मुक्त नहीं होता। तो तीनों से क्या है, प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसका, 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 68वां सवाल में, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है। ए में दिया है सल्फर, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया है कार्बन और डी में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन से जो परावैंगनिक किरणें आती है ना, उससे कौन सा बीमारी हमारे शरीर में होता है, आप कमेंट करके बताइए। तो ओजोन परत क्या होता है, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरो का रासायनिक सूत्र क्या है, आप कमेंट करके बताइए। आंसर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 69वां सवाल में, आहार और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। ए में दिया है बिहार, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है महाराष्ट्र, डी में दिया है मध्य प्रदेश। कौन सा, आहार और पाइन, किसका है, यह बिहार का है, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 70वां सवाल में, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। ए में दिया है मृदा, बी में दिया है जल, सी में दिया है वायु, डी में दिया है इनमें से सभी। तो मृदा मतलब मिट्टी, तो यह भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर क्या दिया है, जल, पानी, यह भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और क्या दिया है सी में, वायु, वायु मतलब हवा, हम लोग जो सांस लेते हैं, यह भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों 71वां सवाल है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। ए में क्या दिया है, लाख उद्योग, बी में क्या दिया है, कागज उद्योग, सी में क्या दिया है, लकड़ी उद्योग, डी में क्या दिया है, इनमें से सभी। इस पे आधारित है, तो वनों पे आधारित है। तो वन पे क्या है, लाख उद्योग भी है, कागज उद्योग भी है, लकड़ी उद्योग भी है, तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 71 का ऑप्शन नंबर डी। 72वां सवाल, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ए में चावल, बी में नमक, सी में
चीनी, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या मिलता है? आयोडीन। तो आयोडीन क्या किससे मिलता है? चावल से आयोडीन नहीं मिलता है बल्कि नमक से मिलता है। 72 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73वां सवाल, टिंजर आयोडीन विलयन बना होता है ए में एथिल एल्कोहल में, बी में क्लोरोफॉर्म में, सी में कार्बन टेट्राक्लोराइड में, डी में ईथर में। कौन सा? तो टिंजर आयोडीन। तो टिंजर आयोडीन किसमें बनता है? तो एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 का ए। आइए कौन सा सवाल? जो 74वां सवाल में क्या कहता है? CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नेम है। ए में दिया है क्या? तो ए में दिया है 2 प्रोपेनॉल, बी में दिया है प्रोपिल एल्कोहल, सी में क्या दिया है? 1 प्रोपेनॉल और डी में क्या दिया है? 3 प्रोपेनॉल। तो क्या है यहाँ? कार्बन का संख्या कितना है? तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा और OH है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 74 के सी हो जाएगा। 75वां सवाल में निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? ए में दिया है एथेनॉल, बी में दिया है मेथेन, सी में दिया है एथेन, डी में दिया है एथाइन। तो क्या है? कमरे के ताप पर द्रव। तो कौन सा द्रव है? तो एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए। 75 क्या हो जाएगा? 75 का ए हो जाएगा। 76वां सवाल, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। ए में नाइट्रोबेंजीन, बी में फेनॉल, सी में टालुइन, डी में बेंजोइक अम्ल। किससे? तो बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे विक्रिया करता है? तो नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करता है, इसलिए क्या बनाएगा? नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो 76 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 77वां सवाल है, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए में क्या दिया है? एथेनॉल, बी में क्या दिया है? प्रोपेनॉल, सी में क्या दिया है? एथेनोइक अम्ल, डी में क्या दिया है? इनमें से सभी। तो क्या कह रहा है? यौगिक है और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है। तो किसका होता है ईंधन के रूप में इस्तेमाल? तो एथेनॉल का होता है, इसलिए 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78वां सवाल में निम्न में कौन सा समूह डोबरेनर त्रिक बनाता है? ए में क्या दिया है? NPAS, बी में क्या दिया है? FClBr, सी में क्या दिया है? CaCrBa, डी में क्या दिया है? BeMgCa। ध्यान दीजिए कौन सा त्रिक? डोबरेनर त्रिक। तो कौन सा बनाता है? ऑप्शन नंबर सी बनाता है। यह कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और ये बेरियम है। यही तीनों क्या बनाता है? डोबरेनर त्रिक बनाता है, इसलिए 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79वां सवाल में ओजोन का आणविक सूत्र है। ए में क्या दिया है? O2, बी में O3, सी में O4 और डी में O5। ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का कितना होता है आणविक सूत्र? O3 होता है, इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80वां सवाल, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ए में क्या दिया है? 1, बी में क्या दिया है? 2, सी में क्या दिया है? 3, डी में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए क्या है? ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ये एक ऑक्सीजन हो गया, यह दूसरा ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है? हमेशा O2 के रूप में रहता है। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो 8 होता है तो क्या हो जाएगा? 2 और कितना होगा? 6 होगा। मतलब बाहर कितना है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 5 1 6। इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये क्या करेगा? ये इसके साथ को बनाएगा और फिर ये क्या करेगा? इसके साथ बनाता है। तो देख रहे हैं 6 गो इसके पास था, 2 गो इसका लिया, कितना हो गया? 8 गो। 6 गो इसके पास था, 2 गो इसका लिया, कितना हो गया? 8 गो। इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया O डबल बॉन्ड O। कितना आबंध है? 1 और 2, 2 आबंध बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप ध्यान दीजिए 1 से 40 तक, 40 तक का सवाल हमने क्या किया है? डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। पहला जो लिंक है ना वो 1 से 40 तक का सवाल है, आप वहां जाइए, उनको अच्छे से देखिए। और दूसरा जो लिंक है वह प्रथम पाली में पूछे गए विज्ञान के सवालों का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने